नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज संपूर्ण भारतीयों के लिए गौरव की बात है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कौन सी खुशी है। तो मैं एक गाना गाता हूँ, एक गीत गाता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी खुशी है संपूर्ण भारतीयों में। मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। तो आप लोगों को मालूम है कि अब हमारे भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा, वो पूरी दुनिया को अभी पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया की नज़रों में है। चूँकि पूरी दुनिया में चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर पहुंचने वाला हमारा मुल्क भारत, हमारा देश, प्यारा देश भारत इकलौता देश बन गया है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने वाला इकलौता देश बन गया है। तो अभी ये खुशी है, लेकिन ये खुशी हम लोग जाहिर करेंगे। इससे पहले जो 2017 में बीएसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर एक बार नज़र देकर देख लेते हैं कौन सा सवाल पूछा गया था। इससे पहले हम लोगों ने 2016 का सभी सवाल किए थे, आज 2017 का कुछ सवाल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? तो थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं चंद्रगुप्त मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज, आप जिसको देख रहे हैं मेगास्थनीज ये एक सेल्यूकस निकेटर का एक दरबारी, सेल्यूकस निकेटर के दरबार में ये रहता था। सेल्यूकस निकेटर अब है कौन? तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं सिकंदर की। जी, विश्व विजेता सिकंदर, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है और इसे विश्व विजेता माना जाता था। तो सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो इसकी लड़ाई पोरस से हुई थी। तो वो लड़ाई, हालांकि जिस समय पोरस से इसकी लड़ाई हुई थी, उस समय यदि भारत की बात करें तो भारत में उस समय शासन किसका था? घनानंद का शासन था, ठीक है ना। घनानंद का जो शासन है वो 322 ईसा पूर्व में उसका अंत हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो जब वो आया था तो हालांकि उस समय घनानंद के बारे में कहा जाता है घनानंद काफ़ी शक्तिशाली राजा था और मगध की जो चर्चा है वो लगभग दक्षिणी एशिया में सभी जगह इसका चढ़ बढ़ के चर्चा होती थी। तो इसलिए सिकंदर को लगता था कि अभी मगध पे आक्रमण करना उचित नहीं है। इसके अलावा उस समय बारिश का मौसम भी था। और यदि बात करें, हम ये देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा भारत का मैप दिखा देते हैं। अबे ये जल्दीबाजी में ये थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंडिया का मैप है हमारा। अगर मगध की बात करें तो ये बिहार, मगध यहाँ पे, ठीक है ना। और बात करें तो इधर कई 7 नदी इधर से गुजरता है, तो कई नदियाँ हैं इधर। तो जब सिकंदर काबुल के तरफ से इधर भारत की तरफ, हाँ इधर नहीं पता चल रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। जब उधर पश्चिम से सिकंदर जब भारत की तरफ चढ़ाई करने के लिए आ रहा था तो बीच में कई नदियां हैं। तो उस नदियों को पार करना सिकंदर के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ अकेला पार नहीं करना था, उसे बहुत सारे सेना को साथ में लेके जाना, तभी तो आक्रमण करेगा। तो ये उसके लिए वो कहीं ना कहीं कठिनाई लग रहा था। तो सिकंदर को लगा कि, और एक तो ये बड़ी बात है, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि मगध का उस समय दबदबा था, शक्तिशाली था वो राज्य। तो सिकंदर को लग रहा था कि एक तो समय हमारे विपरीत है, अनुकूल नहीं है, और दूसरी बात जो सामने वाला जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं उचित नहीं है अभी, इसलिए वो घूम गया था। तो जब घूम गया था तो उसके बाद कहा जाता है कि काबुल में ही जाकर के रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो काबुल का जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है, वो सिकंदर का जो क्षेत्र था वो किसका हाथ लगा था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर क्या था? ये उसका सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद आ गया सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जब काबुल पे जब अपना साम्राज्य स्थापित किया और जब उसने शासन करना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो उसने पश्चिमी कई पड़ोसी देश है, पड़ोसी क्षेत्र है, जिस पे उसने आक्रमण भी किया और उसको अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। पश्चिम में अपना साम्राज्य विस्तार किया। फिर उसका अचानक ध्यान पड़ा कि सिकंदर जिस पर आक्रमण नहीं कर पाया था, अब हम करेंगे। तब उसने फिर से पूर्वी क्षेत्रों पर अपना ध्यान आकृष्ट किया उस
सेल्यूकस निकेटर का। और उसने 305 ईस्वी में, सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईस्वी में ये भारत पे चढ़ाई किया। और इस समय भारत का मगध का शासक कौन बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईस्वी में ही घनानंद का अंत होता है और वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रारंभ होता है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना, चंद्रगुप्त शासक बना, तो मगध और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो दुनिया का विश्व गुरु माने जाते हैं, कौटिल्य, चाणक्य जिनका कई नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त भी उनका एक नाम है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि विष्णुगुप्त के नाम से किन को जाना जाता है, समझ रहे हैं। तो हम बात करें चाणक्य की, कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की, तो उनके संरक्षण में रह कर के चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का साम्राज्य और विस्तार किया है, समझ रहे हैं ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो सेल्यूकस निकेटर से जब लड़ाई हुई तो सेल्यूकस निकेटर कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर एहसास कर रहा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने संधि कर लिया, समझ रहे हैं। और जब संधि हुआ तो कहा जाता है कि चाणक्य ने उस संधि के तहत जो गांधार का क्षेत्र है, जो काबुल का क्षेत्र है, उसको मांग लिया। इसके अलावा जो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना से इसका विवाह भी तय किया गया था, समझ रहे हैं। तो जब ये विवाह तय किया गया था तो ये जो सेल्यूकस निकेटर था उसने मेगास्थनीज को 304 ईस्वी में 304 ईस्वी में भारत भेजा था। कब भेजा था? 304 ईस्वी में इसको, मेगास्थनीज को भेजा भारत 304 ईस्वी में। और ये 304 से लेकर के और ये रहा कब? 299 तक, 299 BC तक, यानी कि ये 5 साल लगभग, 5 साल ये भारत में रहा। और भारत में जो भी इन्होंने देखा, घूमा, तो भारत का चढ़ बढ़कर जो तारीफ़ है, जो चर्चाएं हैं, इस मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। तो मेगा का रचना कौन है? इंडिका। या फिर इंडिका का रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे? एक राजदूत बनकर के आया था, जिसको भेजा गया 304 BC में भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो पहला सवाल है हमारा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? तो ये एक राजदूत थे, ठीक है, पहला सवाल। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, इससे पहले भी सवाल को हम लोगों ने देख चुका था, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो हमने बता दिया था, आप लोगों को याद है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? 1938 में। नेशनल हेराल्ड ये समाचार पत्र एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, मैंने बताया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर। और ये आज़ादी के दरम्यान, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी समय ये लिखा गया था। ये 9 दिसंबर 1938 को लिखा गया था। ये मतलब इसका प्रकाशित किया गया था। और कहाँ किया गया था? लखनऊ में। इसकी प्रकाशन इसका कहाँ से होता है? इसे दिल्ली और लखनऊ से इसे प्रकाशित किया जाता है। दिल्ली और लखनऊ से इसे प्रकाशित किया जाता है। अगर बात करें इसकी तो 2000, ये कब हुआ था? 1938 में। तब से लेकर के चली आ रही थी, अब आज़ादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद 2008 में इसे बंद कर दिया गया था, समझ गए। फिर से इसे चूँकि उसका वंशज तो है ही अभी, तो 2017 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया। तो ये सवाल तो पहले पूछ चुका है कि नेशनल हेराल्ड किसने प्रारंभ किया था। हो सकता है कि ये सवाल आपको इसी से संबंधित अगर आ जाए कि नेशनल हेराल्ड का पुनः प्रारंभ कब किया गया था। कब किया गया था? 2017 में। फिलहाल अभी नेशनल हेराल्ड का जो मालिक है वो कौन है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी, राहुल और सोनिया गांधी। चलिए इसके अलावा मैंने बात किया था कि जवाहरलाल नेहरू की जो और रचना है, हाँ ये तो मैंने लिखा ही नहीं। नेशनल हेराल्ड का संस्थापक कौन था? जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किया था। और हम देख लेते हैं कि नेशनल हेराल्ड के अलावा उन्होंने और क्या क्या पत्रिकाएं निकाली, क्या क्या रचना किया जवाहरलाल नेहरू ने। तो मैंने बताया था कि उनका एक रचना था A letters from a father to his daughter।
टू हिज डाउटर। कभी एग्जाम में आ जाए कि ये किसकी रचना है, तो जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ये कब की गई थी? 1929 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। उस समय इंदिरा गांधी कितना साल की थी? उस समय इंदिरा गांधी कितना साल की रही होगी? उस समय इंदिरा गांधी मात्र 10 साल की रही होगी। उसकी जो जन्म है माना जाता है उनकी जन्म 1917 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? नहीं याद, बताए थे उस दिन, अंबेडकर जी से 2 साल पीछे। तेरी 1889 में इनका जन्म हुआ था, जवाहरलाल जी का। ठीक है ना, 1889 में। और उनका कब हुआ था, अंबेडकर जी का? 91 में। 2 साल का फासला है। मैं इसीलिए बड़े बड़े नेता से तुलना कर देता हूँ, ताकि तुलना में ना याद रहता है। आप डेट भूल जाइएगा, लेकिन जैसे ही मैंने अंबेडकर जी का नाम लिया कि बोलते समझ रहे हैं ना। तो डेट वाले भूल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता का नाम नहीं भूल सकते। हाँ, इसका मतलब देखा 9 सितंबर 1938 सितंबर, तो सितंबर ही होगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बात करें ये इसे प्रकाशन कब किया गया था? इसका प्रकाशित 1929 ईस्वी में। उसके बाद हमने बताया था एक और इनकी रचना है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी क्या है ये? जवाहरलाल नेहरू का आत्मकथा है। और इसे कब प्रकाशित किया गया था? चलिए, इनका और एक रचना है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में किया गया था। एक और इनका रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू का। और इसे कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। समझ गए? तो चलिए, इसको मिटा देते हैं। ये इससे पहले भी एक बार मैंने ये क्वेश्चन करा चुका था। चलिए, अगला सवाल पे चलते हैं। तो नेशनल हेराल्ड समाचार का पत्र प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है हमारा, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो हम देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह, यदि इनकी बात करें तो इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। समझ रहे ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। इसके अलावा उसके बाद जब ये मात्र 6 साल के थे, तब इनके पिता गुरु तेग बहादुर, उन्होंने क्या किया था? क्या नाम था इनके पिता का? गुरु तेग बहादुर। तो जब ये मात्र 6 साल के थे, तो 1672 ईस्वी में इन्हें पटना से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भारत का मैप देख सकते हैं, इसलिए बगल में भारत का मैप बना दिए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपको पटना, बिहार में। और यहाँ से गुरु तेग बहादुर अपने परिवार के साथ आ गए थे चक नानकी, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ जाता है, जो हिमालय का शिवालिक का जो क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र, तो यहाँ आ जाता है। और ये इनको लेकर के यहाँ आ गए थे। कब आ गए थे? 1672 ईस्वी में। ठीक है ना। तो 1672 में ये पटना से कहाँ पहुँच गए? चक नानकी। और इसी चक नानकी का अभी क्या, किस नाम से जाना जाता है? आनंदपुर। चक नानकी, चक नानकी, और इसे ही आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। और यहीं चक नानकी में ही गुरु गोविंद सिंह की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा हुआ। और यहीं इन्होंने पर्शियन शिक्षा का भी ग्रहण किया था। ठीक है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो 72 में ये आ गया। उसके बाद 1675 में इन्हें 10वें गुरु के तौर पे इन्हें दर्जा दी गई थी। 74 में चूँकि इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो 10वें गुरु के तौर पर इन्हें कब दर्जा दी गई थी? 1675 में। उसके बाद 1699 में इन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया था, खालसा पंथ की स्थापना। या भूल गए क्या आप लोग? याद है? खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के लिए एक बहुत बड़ी दिन मानी जाती है। ये खालसा पंथ में होता क्या है आप लोगों को मालूम होगा? खालसा पंथ में धर्म की रक्षा के लिए जो सिखों के जो नवयुवक लोग होते हैं, उनको तलवारबाजी ये सभी सिखाया जाता है, ताकि अपनी धर्म की रक्षा कर सकें। और उसके अलावा जो सिखों में कई चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है जो रखने की एक प्रथा होती है, जिसमें कंघी और करा जो हाथ में पहनते हैं, बलिया जिसको बोलते हैं,
जो आप पहन रखे हैं, तो वो करा और कंघी वो रखने की जो प्रचलन है वो किसने लाया था? गुरु गोविंद सिंह ने ही लाया था। ठीक है, इससे पहले तो सिर्फ तलवार, पाग और दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी। तो फिर कंघा और करा को रखने के लिए प्रेरित किया गया। चलिए ये मिटा दें। तो अगला सवाल है हमारा, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो आंसर में क्या आ जाएगा? चकनानकी या आनंदपुर। तो ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में क्या है? आनंदपुर ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ये हो गया। अगला सवाल है, भारत के दोनों सदन में, भारत के दोनों सदन का तात्पर्य क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदन में कोरम के लिए कितनी सदस्यों की संख्या चाहिए? अब कोरम क्या होता है? कोरम मैंने बताया था कि किसी भारत के सभा हो, समिति हो या कोई भी सभा हो, उसमें जितने सदस्य की संख्या होती है उसका 10% यदि उस सभा में 10% सदस्य यदि उपस्थित होते हैं तभी वो सभा को क्या संचालन किया जाएगा। और यही जो न्यूनतम संख्या है यही किसी भी सभा का कोरम कहलाता है। समझ गए? तो यदि बात करें हम कोरम की तो चाहिए, इसके लिए कितना चाहिए? 1/10। किसी सदस्य की संख्या का 10वां भाग जो होगा वो उसका कोरम कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा की तो ये LS, ये RS। तो LS में अगर कोरम की बात करें तो कोरम के लिए कितनी सदस्य चाहिए? कोरम के लिए मतलब 1/10 जो 55। LS में 55 चाहिए। चूँकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 500, अभी 46 है शायद, हाँ 546 है। तो अगर इसका अगर 546 का अगर 546 का 1/10 निकालेंगे तो ये सीधा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 54.6 आता है, तो 55। तो अभी लोकसभा में 55 सदस्य, अगर मिनिमम 55 सदस्य यदि उपस्थित होते हैं जो पीठासीन है उसको लेकर के, तभी वो सभा का संचालन होगा, नहीं तो सभा को स्थगित कर दिया जाएगा। और यही क्या कहलाएगा? कोरम कहलाएगा। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य आना जरूरी है मिनिमम? तो 243 है। इसका अगर ले लीजिए अगर 1/10 तो ये आ जाएगा यहाँ, यानी कि लगभग 25। टोटल मिनिमम कम से कम 25। राज्यसभा के जितने सदस्यों की संख्या उसका कम से कम 25 लोग अगर इस सभा में आते हैं तभी उस दिन राज्यसभा का कार्य संचालित होगा, वरना राज्यसभा स्थगित कर दिया जाएगा। और इसी को कोरम कहते हैं। तो ओवरऑल कितना देख रहे हैं? 1/10। तो आपका क्वेश्चन है कि भारत के दोनों सदन में कोरम के लिए कितनी सदस्यों की संख्या चाहिए? तो उसका 1/10 भाग चाहिए। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, साप्ताहिक पत्रिका शार्ली आब्दो कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो कहाँ से होती है गोलू? कौन सर? भूल गए? मैंने बताया था पेरिस से। और पेरिस क्या है? ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका है जो वहाँ से इसे प्रकाशित किया जाता है, शार्ली आब्दो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, फिर आगे देखेंगे। इससे हालांकि इससे पहले भी मैंने इससे पहले क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया है। इससे पहले एक क्लास शायद और चलेगा, 2017 का क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे और फिर जल्दी जल्दी 2022 तक का ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना सिलेबस पे। तो